बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग एस ब्लॉक देख रहे थे और एस ब्लॉक में हमने पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल के बारे में स्टडी किया था। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद H2 की बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने रिएक्शन विद O2 और रिएक्शन विद N2 ये दो रिएक्शंस हमने स्टडी की थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन विद H2 की, यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो इसमें आपके जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जो आपका M है, ये अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपके पास मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है जो कि सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है। ये जो आपका MH है ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ये आयनिक हाइड्राइड होता है। आयनिक हाइड्राइड मतलब M पे प्लस और H पे माइनस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इस तरह से यहाँ पे मिलता है। अच्छा, नीट के एग्जाम में अगर आप देखें तो एस ब्लॉक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है अबाउट NaCl। NaCl के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि NCERT से ही लिया गया था। तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग जब NaCl की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। और हाइड्रोजन चैप्टर से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल जो नीट का एग्जाम हुआ, हाइड्रोजन चैप्टर में जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर पे हर साल आप देखें तो एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। और यहाँ पे भी जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उससे क्वेश्चन आया कि भाई हार्डनेस किन के कारण होती है। तो मैच द कॉलम था वो, तो उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके कारण जो है वाटर में हार्डनेस आपको मिलती है। तो ये क्वेश्चन एस ब्लॉक से आपको और हाइड्रोजन चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चंस आए थे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद H2। तो रिएक्शन विद H2 में अल्कली मेटल जो है ये रिएक्ट करते हैं विद डाई हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्ट करते हैं। हाई टेम्परेचर्स पर हीट करना पड़ता है हमें। लिथियम के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ता है 1073 केल्विन के आसपास। और ये इस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं, MH टाइप के हाइड्राइड से बना देते हैं। ऑल द अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। ये सब आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा। सो दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये काफी हाई होता है। अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स ऑन द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इनको आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी हम बोल सकते हैं, जैसा कि आपको हाइड्रोजन चैप्टर में बताया था कि ये आपके सॉल्ट लाइक हाइड्राइड यहाँ पे आपको मिलते हैं। अच्छा, हाइड्राइड में हाइड्रोजन से क्वेश्चन और आ चुका है। हाइड्रोजन चैप्टर से देखा जाए तो इस बार एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन में आपको मिलेगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन थे। तो उसमें एक ऑप्शन तो आपको ये दिया गया था कि हार्डनेस किसके कारण होता है, टेम्परेरी हार्डनेस, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एक तो ये था। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कल के नीट के एग्जाम में कि जो आपका B2H6 है, तो B2H6 जो है वो किस टाइप का हाइड्राइड होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, B2H6 जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है। B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आए थे, ठीक है ना। हमने तीन तरह के हाइड्राइड पढ़े थे, आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा था आपका कोवेलेंट हाइड्राइड जो कि तीन टाइप के थे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और तीसरा जो था आपका वो था इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक ना। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था फ्रॉम डी ब्लॉक। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इन दीज हाइड्राइड्स, इन हाइड्राइड्स में H- आयन होता है विच प्रूव्ड when these hydrides liberate H2 gas on electrolysis in their molten form।
जब हम इन हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टेन स्टेट में, तो मोल्टेन स्टेट में अगर आप बात करेंगे तो मोल्टेन स्टेट में आपको जो लिक्विड मिलेगा इसमें कैटायन M+ होगा और जो एनायन है ये H- होगा। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो भाई एक आपका कैथोड होगा और एक आपका होगा एनोड। तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। तो ये जो मेटल प्लस है ये तो कैथोड की तरफ जाएगा और जो H- है ये आपका एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये प्रूव होता है H- आयन प्रेजेंट है। ये प्रूव कैसे होता है? जब हम इन मेटल के हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टेन स्टेट में तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने से ये प्रूव हो जाता है कि ये कोवेलेंट हाइड्राइड नहीं है, ये आयनिक हाइड्राइड है। ठीक, अच्छा इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे सारी रिएक्शन जो है लिखी हुई है। आपका जो हाइड्रोजन है H2 गैस, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, तो इन सबको जब हीट करेंगे, लिथियम को लगभग आप 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट कर रहे हैं या तो 1073 केल्विन जब आप इसको हीट करते हैं तो लिथियम H2 के साथ कंबाइन कर जाता है और लिथियम हाइड्राइड सॉलिड बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। तो इस तरह के करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बन जाते हैं। ये सब आयनिक हाइड्राइड्स हैं। दीज आर ऑल आयनिक हाइड्राइड्स, दीज आर ऑल आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक मतलब यहाँ मेटल और हाइड्रोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। जैसे सोडियम हाइड्राइड कैसा कंपाउंड है आपका? आयनिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। अब ये बताओ लैटिस एनर्जी आप कैसे देखते हैं? हाउ टू कंपेयर लैटिस एनर्जी। पहले तो लैटिस एनर्जी का आप कंपैरिजन समझे। लैटिस एनर्जी को कैसे कंपेयर किया जाता है? तो देखो लैटिस एनर्जी को कंपैरिजन का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो हमारे काम आने वाला है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक ना, Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। आपका जो कैटायन और एनायन है इस पे चार्जेस जितने बढ़ेंगे लैटिस एनर्जी उतनी हाई होती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी उतनी हाई होगी। लैटिस एनर्जी होती क्या है? व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी होती है जब 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है करस्पॉन्डिंग आयन से जो कि गैसियस स्टेट में है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग आयंस इन देयर गैसियस स्टेट, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, 1 मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए, उसके लैटिस को तोड़ने के लिए उसको इतनी एनर्जी दे दें हम कि उसका लैटिस टूट जाए और वो करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाए गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सपोज दैट 1 मोल NaCl सॉलिड है। ठीक, अब इसको इतनी एनर्जी दे दी जाए, 1 मोल NaCl को इतनी एनर्जी दे दी जाए, ठीक है ना, इतना इसको एनर्जी दी जाए कि ये टूट जाए Na+ गैसियस और Cl- गैसियस। यहाँ पे Na+ Cl- सॉलिड स्टेट में है। ठीक है ना, इतनी एनर्जी दे दे कि ये इसमें टूट जाए। उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी, जो कि इस केस में पॉजिटिव होगी। इस केस में क्या होगी? पॉजिटिव होगी, एनर्जी दी जाएगी। ठीक है ना, तो लैटिस एनर्जी मतलब कोई आयनिक सॉलिड है, इसको इतनी एनर्जी दें हम, इतनी एनर्जी दें कि ये करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाए गैसियस स्टेट में, उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलेंगे। या इसका उल्टा, जब 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग आयंस इन देयर गैसियस स्टेट, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, उल्टा भी सही है। तो यहां पे अगर आप देखें तो देखो लैटिस एनर्जी सबसे पहले डिपेंड करता है Q1 Q2 पे। अगर कैटायन एनायन पे चार्जेस आप बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, तो लैटिस एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो आपके पास एक कैटायन है और दूसरा एनायन है। ठीक है ना, अब ये बताओ कैटायन एनायन में किसी का भी साइज अगर बढ़ेगा तो इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा, और सेपरेशन बढ़ते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने से इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तोड़ना आसान हो जाएगा तो कम एनर्जी लगेगी इसको गैसियस स्टेट में भेजने में, तो इस कारण से जो लैटिस एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि जो लैटिस एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ
एनायन मींस ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको मिलती है। कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इस बार का अगर आप नीट का पेपर देखेंगे तो काफी इजी पेपर है, एनसीईआरटी पे ही सारी चीजें बेस्ड है, ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही ली गई है। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में खासकर एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करना है, यहां से हमें ये पता चलता है इस बार के पेपर से। हालांकि पेपर इजी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन था काफी समय तक, ठीक है ना, तो इस बार पेपर इजी इस कारण से भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर पिछले साल देखेंगे 2016-17 के आसपास तो पेपर टफ था, जेईई मेंस के लेवल के आसपास था, लेकिन इस बार काफी इजी था, एनसीईआरटी पे पूछा गया था, तो पेपर तो इजी था पर कंपटीशन इस कारण से थोड़ा टफ हो गया। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाएगा इस बार, ठीक है ना। तो खैर कोई नहीं। अब देखो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम LiH टू CSH। अब ये बताओ सबसे पहले आप लोग, ये मुझे इसका रीजन आप बताएं, ठीक है। ऐसे बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, केमिस्ट्री का बिल्कुल ABCD वाला पोर्शन समझ सकते हैं आप कि LiH, NaH, KH, RBH और CSH। आपके सामने लिखा है लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा LiH की है और सबसे कम जो है वो CSH की है। क्यों? रीजन क्या आपको दिखने को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आप, रीजन क्या है? तो देखो रीजन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे सबसे पहले आप चार्ज देखते हैं, लैटिस एनर्जी जब भी कंपेयर करते हैं हम तो सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है चार्ज। Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले देखते हैं आप। तो यहाँ इस पे +1 है, इस पे -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो तो सेम है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन की, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो एनायन तो सेम ही है, H माइनस H माइनस H माइनस H माइनस और H माइनस, रेडियस तो सेम ही है। कैटायन का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। अब कैटायन का रेडियस जितना बड़ा होगा, रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, सो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, तो लैटिस एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी LiH की होगी और सबसे कम लैटिस एनर्जी जो है वो CSH की होगी। तो मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल सही, संजीवनी, अंजलि, नेमत और ठीक है ना, बाकी सबका भी है ऊपर। तो यहाँ पे जो है सही लिखते हैं आप लोग, ठीक है। जो लैटिस एनर्जी है वो LiH की सबसे ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है अब इसके बाद से अगर कभी लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। आपको क्या करना है, ये चीज याद रखना है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जो कैटायन एनायन है इसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और यही प्राइमरी फैक्टर भी होता है। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है तब हम साइज पे जाते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों में से जिसका भी कैटायन बढ़े या एनायन बढ़े, कुछ भी बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घट जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, मेटल H2 के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। मेटल जो है ये हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये बताओ मेटल हाइड्राइड का लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा ये सॉलिड उतना स्टेबल होगा। भाई कोई भी अगर आयनिक सॉलिड बन रहा है, सॉलिड अगर बन रहा है तो उसका लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो सॉलिड उतना स्टेबल माना जाएगा। अब लैटिस एनर्जी आपने सबसे ज्यादा किसकी बोली? आपने सबसे ज्यादा बोली LiH की। और इसी कारण से मेटल्स में, अल्कली मेटल्स में जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है लिथियम की और सबसे कम होती है सीसियम की। क्यों? क्योंकि लिथियम जब हाइड्राइड बनाता है तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है मेटल का हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड। लेकिन अगर आप सीसियम की बात करते हैं तो सीसियम के केस में जो सीसियम हाइड्राइड है उसकी लैटिस एनर्जी कम होती है, थर्मली लेस स्टेबल है वो, इस कारण से आपका जो CS है ये इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो रिएक्टिविटी अगर आप देखें H2 के टुवर्ड, तो H2 के टुवर्ड रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा लिथियम की होगी और सबसे कम जो है, सबसे कम रिएक्टिविटी सीसियम की होगी। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट्स में ये है, ऑल दीज हाइड्राइड, ये जितने भी हाइड्राइड हैं ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे आपका मेटल का हाइड्राइड है, यहाँ पे MH, M पे प्लस और H पे माइनस, जब ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O के साथ रिएक्ट करने पर ये जो H माइनस है, ये H माइनस यहाँ से H प्लस ले लेगा, ठीक है ना। वाटर से क्या ले लेगा, ये H प्लस ले लेगा। और जब ये H प्लस ले लेगा तो ऐसे केस में यहाँ पे M प्लस OH माइनस यानी मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से गैस कौन सी लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो ये जितने भी हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इनफैक्ट कोई दूसरा भी अगर आयनिक हाइड्राइड है तो वो वाटर के साथ गैस कौन सी लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन, H2 गैस वो लिबरेट कर देगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कि जब हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड को एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं या पानी में जब डालते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो वाटर का पीएच 7 से घटता है कि 7 से बढ़ता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग ये बता लेंगे कि अगर हम किसी सॉल्ट लाइक हाइड्राइड को यानी कि आयनिक हाइड्राइड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर का पीएच 7 से बढ़ेगा कि 7 से घट जाएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वाटर में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच 7 से इंक्रीज कर जाएगा और जो POH है वो 7 से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, पीएच 7 से बढ़ जाएगा क्योंकि मीडियम जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा। यहां साफ साफ आपको दिख रहा है। हाँ, इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस, सही कह रहे हैं आप सब, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है दीज हाइड्राइड्स, लास्ट पॉइंट है ये, दीज हाइड्राइड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, दीज हाइड्राइड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अदर कंपाउंड्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको आप ऑर्गेनिक में LaH से जानते हैं। LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, वीडियो स्टॉप, अभी ठीक हो गया ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसको खास तौर पर हम ऑर्गेनिक में देखते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स सबको रिड्यूस कर देता है। अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है। हालांकि अगर अल्कीन कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ तो उस केस में कर देता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन को ये नहीं छेड़ता है, मतलब कि रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सबको रिड्यूस कर देता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स को भी ये करस्पॉन्डिंग जो है अल्कोहल या अमाइंस वगैरह में ये रिड्यूस कर देता है। जैसे अमाइड को अमाइंस में करता है, ठीक है ना, साइनाइड को भी अमाइन में कर देता है। लेकिन जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, ऑयल क्लोराइड है, इन सबको अल्कोहल में ये रिड्यूस कर देता है। तो ये हमने देखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसी तरह से आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड भी पढ़ा है, SBH, ये भी हम ऑर्गेनिक में देखते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। रीजन बहुत सिंपल सा है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4, तो AlH4 यहां पे आपके पास माइनस, और जो आपका बोरोहाइड्राइड है BH4 माइनस, तो BH4 माइनस। अब यहां पे अगर आप देखें एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, तो यहां ओवरलैपिंग 3p और 1s की होती है, जबकि यहां ओवरलैपिंग 2p और 1s की होती है। ठीक, अब मुझे आप ये बताओ 3p 1s 2p 1s स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां बनेगा? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो 2p 1s से बनेगा। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको बताया केमिकल बॉन्डिंग में। तो 2p 1s का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। इस कारण से ये हाइड्राइड आयन रिलीज नहीं कर पाता है इजीली, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन इजीली रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड वीक है। इस कारण से जो रिएक्टिविटी है, तो रिएक्टिविटी जो है ये AlH4 माइनस यानी LH की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये हाइड्राइड जल्दी दे देता है। तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये की तरह ये बिहेव करता है, जबकि जो बोरोहाइड्राइड है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं करता है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये आपको नॉलेज काम आएगी कहां पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि जो SBH है, तो SBH जो है वो किनको किनको रिड्यूस करता है? एक तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देता है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ गए। ठीक, इसके अलावा ये एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ ऑयल क्लोराइड को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं टच करता है, एस्टर्स को नहीं टच करता है। इसके अलावा जो है ये साइनाइड को भी टच नहीं करता है। इसके अलावा ठीक है ना, एनहाइड्राइड को भी टच नहीं करता है।
ठीक, अमाइड को भी टच नहीं करता है। ये SBH सिर्फ और सिर्फ ऑयल क्लोराइड को रिड्यूस करता है, और इसके अलावा इमाइंस को ये रिड्यूस कर देता है। इन तीन को रिड्यूस करता है SBH, दूसरों को रिड्यूस नहीं करता है। जबकि जो LAH है, ठीक है ना, तो LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन सबको ये रिड्यूस कर देगा, LH जो है ये तो लगभग सबको, ऑल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इनको भी रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी रिड्यूस कर देता है, नाइट्रो को भी रिड्यूस कर देता है, साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है। इनको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, क्यों? क्योंकि जब SBH रिड्यूस कर दे रहा है तो LH तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो LH जो है वो लगभग सबको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, रीजन आपको मैंने बता दिया। लेकिन SBH जो है ये सिर्फ इन तीन को ही रिड्यूस कर पाता है, बाकी सबको रिड्यूस नहीं कर पाता है, रिएक्टिविटी इसकी कम होती है। अब ये जो LH और SBH है, इनको हम लैब में बनाते कैसे हैं? तो लैब में बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पे LH को कैसे बनाया जाता है? AlCl3 के हेल्प से। ये जो AlCl3 है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है लिथियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे एक रफ शीट में ले रहा हूं, यहाँ पे देखो आपका जो AlCl3 है, तो AlCl3, तो AlCl, Cl और Cl, तो है क्या कि एल्युमिनियम के पास एक वैकेंट 3p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास जो लिथियम हाइड्राइड है LiH प्लस माइनस, तो ये लिथियम हाइड्राइड SN2 अटैक करता है इसके वैकेंट 3p पे, और Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ से अपने पास बन जाता है H, ठीक है, यहाँ पे Al और यहाँ पे Cl और यहाँ भी Cl। इसी तरह से 2 H माइनस और लगेंगे, ठीक ना, 2 H माइनस और लगेंगे। H माइनस कहां से आएंगे? H माइनस आएगा आपका हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड जनरली लेते हैं यहाँ पे, तो LiH से आपको मिलेगा। और ये फर्दर जो है यहाँ से 2 Cl को हटा देगा, और यहाँ से आपके पास AlH3 बन जाएगा। लेकिन ध्यान दो, AlH3 में एल्यूमिनियम के पास अभी भी वैकेंट 3p है, इसके पास क्या है? वैकेंट 3p है। तो ऐसे केस में ये जो हाइड्राइड है, ये जो आपका लिथियम हाइड्राइड है LiH, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक, ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। यहां से आपके पास बढ़िया से बन जाएगा AlH4 माइनस, तो AlH4 माइनस, और यहाँ पे काउंटर आयन जो है Li प्लस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा, जिसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है आपको sp3 मिलेगा। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? sp3। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं एक SN2 मैकेनिज्म के हेल्प से, ये जो मैकेनिज्म है ये बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। इस मैकेनिज्म के हेल्प से AlH3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस स्लाइड को मैं हटा रहा हूं यहां से। अब देखो इसी तरह से यहां पे भी अब कोई बोले कि सर BCl3 भी ले सकते थे, तो हाँ बिल्कुल भाई BCl3 भी ले सकते थे, जैसे AlCl3 लिया वैसे BCl3 भी ले सकते थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है AlCl3 में, लिविंग ग्रुप कौन था? Cl माइनस, ठीक ना। यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है हम मिथॉक्साइड लेते हैं, लैब में इजिली अवेलेबल भी होता है कंपाउंड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रेट की रिएक्शन ट्राईमिथॉक्सीबोरेट, इसका नाम क्या है? ट्राईमिथॉक्सीबोरेट, इसके साथ करवाते हैं। तो होता कुछ नहीं है कि जो हाइड्राइड है ये इसके वैकेंट 2p पे अटैक करके मिथॉक्सी को हटा देता है, OCH3 माइनस को हटा देता है। इसी तरह से जो है तीनों हट जाएंगे, पहले बनेगा BH3, और BH3 फर्दर एक लुईस एसिड है, ठीक है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। फिर एक और NaH जो होगा वो हाइड्राइड देके BH4 माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे Na प्लस और BH4 माइनस सोडियम बोरो हाइड्राइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये BH4 माइनस है आपका, BH4 माइनस, ये आपका AlH4 माइनस है। तो इस तरह से LH और SBH को लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो LH और SBH का ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसकी थोड़ी सी मैंने आपको रिएक्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बताया है, पर ये ऑर्गेनिक में आपको मेनली देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में इसका थोड़ा सा कम सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद X2 माने कि हैलोजेंस। तो रिएक्शन विद हैलोजेंस की बात करने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम एल्कली मेटल को हैलोजन के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग मेटल का हैलाइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सोडियम लिया और यहाँ हाफ Cl2 क्लोरीन गैस ली, ठीक है ना, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग NaCl बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एनिमेशन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस कंटेनर में क्लोरीन गैस भर के रखी हुई है। क्लोरीन गैस की खास बात होती है कि ये ग्रीनिश येलो कलर की होती है और ये एयर से हैवियर होती है। तो एयर से हैवियर होने के कारण ये बॉटल को छोड़ के भागेगी नहीं। बॉटल के अंदर देख रहे हैं बंद है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, ठीक। फिर क्या करते हैं, इसमें या तो आप इसको हीट कर सकते हैं या इस जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस इंसान ने क्या किया है, 1-2 बूंद पानी की डाल दी है। तो पानी की बूंद डालते ही आपका जो क्लोरीन है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ऐसे केस में मेटल और हैलोजन कंबाइन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, जैसे ही पानी डाला इसने, पानी को जैसे डाला वैसे ही तुरंत एक्सप्लोजन हुआ। जो मेटल है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करना शुरू हुआ और पहले तो फ्यूम्स NaCl के यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के का एक सस्पेंशन दिख रहा है, फ्यूम इस तरह से हमें दिख रहा है और ये धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो गया इसके वॉल्स के ऊपर और NaCl यानी कि जो नमक है NaCl यहाँ से हमें मिल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से NaCl का फॉर्मेशन किया गया है, इसको एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं। अब देखो वाटर भी ले सकते हैं या हीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सुविधा थी, पानी ले लिया तो पानी लेते हुए सोडियम पानी के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत एक्सप्लोजन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर जो बचा हुआ सोडियम है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा। व्हाइट कलर का देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक फ्यूम बन रहा है और धीरे धीरे वो जो है आपका यहाँ पे सेटल डाउन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो NaCl का फॉर्मेशन इस तरह से हो जा रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट्स ये है एल्कली मेटल हैलाइड्स, एल्कली मेटल सॉरी, ये एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद X2 टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। एल्कली मेटल X2 के साथ मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। द एल्कली मेटल्स रेडली रिएक्ट विग्रसली, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं वहां पे ये एक्सप्लोजन हो जा रहा है तुरंत, ठीक है ना। जैसे इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी रिएक्शन की, तुरंत एक्सप्लोजन टाइप होगा, ठीक है ना। भाई हीट क्यों कर रहे हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये रिएक्शन शुरू हो सके। रिएक्शन जैसे शुरू होगी, ठीक है, ये रिएक्शन काफी वॉलेंट और विग्रस होती है टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स, ठीक है, जैसे NaCl या NaF, इस तरह से आयनिक हैलाइड यहाँ पे बन जाएगा। M+X- इस तरह का हैलाइड बनेगा। हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट। लिथियम हैलाइड LiCl जो है वो थोड़े कोवेलेंट नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज काफी छोटा है और क्लोराइड का साइज काफी बड़ा है, ठीक। तो लिथियम का जो पोलराइजिंग पावर है वो काफी ज्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है तो लिथियम आयन इस क्लोराइड को अपनी तरफ पोलराइज करेगा और पोलराइज करने से डिस्टॉर्शन होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाएगी और पोलराइजेशन के इंक्रीज करने से कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो होता क्या है कि लिथियम आयन का साइज काफी छोटा होता है और साइज के छोटा होने के कारण ये एनायन को बहुत ज्यादा पोलराइज करता है और इस कारण से लिथियम क्लोराइड में हमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि LiCl कोवेलेंट कंपाउंड है। LiCl आयनिक कंपाउंड ही है, बस उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है ड्यू टू पोलराइजेशन। सो हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछूं कि ये बताओ, ये पैराग्राफ NCERT का ही है, ठीक है ना, आपका NCERT भी यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताओ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, LiF, LiCl, LiBr और LiI, इसमें पोलराइजेशन सबसे अधिक कहां पे होगा, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा कहां पे होगा? अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो रिप्लाई कीजिए। LiF, LiCl, LiBr और LiI, इसमें पोलराइजेशन आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कहां मिलेगा आपको? तो क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन LiI में मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई लिथियम तो सब में कॉमन ही है, फ्लोराइड F-, Cl-, Br-, I-, तो सबसे बड़ा जो साइज है वो I- का है और I- का साइज बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा पोलराइजेशन LiI में होगा। तो अगर मैं पूछता हूं पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इनमें अगर आप बात करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा कहां पे होगा? LiI में होगा, जिसको NCERT जो है ये 2-3 लाइन में यहाँ पे लिखती है। इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन।
लिथियम आयन की पोलराइजेशन कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। ये आपको फजांस रूल में समझाया था कि किसी भी कैटायन का अगर साइज छोटा होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, वो एनायन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, जो कि होना चाहिए था केमिकल बॉन्डिंग में। एनसीईआरटी ने इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। So the distortion of electron cloud of the anion by the cation is called as polarization. anion का जो distortion है by the cation, cation के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण anion में जो distortion आता है उस फेनोमेना को polarization बोलते हैं। और इस polarization से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण इनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मतलब कि जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा एनायन में, उतना शेयरिंग बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इस कारण से कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपको LiI में मिलता है। द लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन, सिंस an ion with larger size can be easily distorted among halide. Lithium iodide is the most covalent in nature, जो कि हमने अभी बोला भी, ठीक ना, कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसका मिलेगा आपको? LiI का। रीजन है भाई, लिथियम का पोलराइजिंग पावर काफी हाई होता है क्योंकि इसका साइज काफी छोटा है, और दूसरा चीज I- का साइज काफी बड़ा है। सो ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, एनायन का जो साइज है वो जितना ज्यादा होगा एमंग हैलाइड्स, उतना उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा और उतना ज्यादा आपको कोवेलेंट नेचर मिलेगा। बात करते हैं रिएक्टिविटी की। अब देखो, रिएक्टिविटी की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है? अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे, जिनको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, वो यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। हालांकि मैं इसको बता भी रहा हूं। देखो, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो 0 है, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +1 है। मतलब कि सीधा सीधा दिख रहा है कि मेटल 0 से +1 में गया, तो 0 से +1 में गया यानी कि मेटल का हुआ ऑक्सीडेशन। मेटल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये जो हैलोजन था ये 0 में था, 0 से ये -1 में गया। अगर ये 0 से -1 में गया तो हैलोजन का क्या हुआ? हैलोजन का हुआ रिडक्शन। हैलोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे आपका जो X2 है, जो हैलोजन है, हैलोजन बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। और ये जो मेटल है, मेटल आपका जो बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा भाई? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसलिए बिहेव करेगा क्योंकि ये हैलोजन को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मेटल इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड हैलोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। युक्ता, संजीवनी, नेमत और भी कुछ कमेंट्स है पर वो ऊपर चले गए, ठीक ना। आप सबने जो आंसर दिया है, रिप्लाई दिया है, सही दिया है, ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखो होता क्या है, F2Cl2, चलो मैं लिख देता हूं F2Cl2 Br2 और I2। इसमें सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये F2 होता है। पहले तो आप इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लें, क्योंकि ये पॉइंट हम इनऑर्गेनिक में बार बार यूज करने वाले हैं। इसका प्रूफ भी है, इसको हम हेस लॉ से प्रूव भी करने वाले हैं पी ब्लॉक में। जब हम हैलोजन फैमिली को डिटेल में देखेंगे तो वहां पे प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। F2Cl2 Br2 और I2 में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 होता है। इसका रीजन भी है, रीजन 3 फैक्टर से आता है, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 3 फैक्टर से आता है जिसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो वो तो हम हैलोजन फैमिली में प्रूव करेंगे। फिलहाल आप इस रिजल्ट को याद रखें, इस रिजल्ट को हम याद रखें कि F2Cl2 Br2 I2 इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 होता है। ये पॉइंट हमारे पास बार बार आएगा, कई बार हम इसको देखेंगे। तो इस कारण से F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। अब ये बताओ, X2 मेटल को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और आपने बोला कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? F2 है। इस कारण से हैलोजन की अगर बात करते हैं
तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा F2 की होती है, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, सबसे कम रिएक्टिविटी I2 की होती है। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि F2 का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो सबसे ज्यादा है, यानी F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हैलोजेंस। बात करते हैं मेटल की, अल्कली मेटल की। तो ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? देखिए, आपको लास्ट लेक्चर याद है कि नहीं? आपको मैंने बताया था वहां पे एक एक्सेप्शन था, एक लिमिटेशन था। अल्कली मेटल्स में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? फेस आपको नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट हम फेस एक्वा स्टेट लेते हैं, और एक्वा स्टेट में हम जो है एक्वा स्टेट में मानते हैं कि भाई लिथियम का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है? ये आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, ठीक। लेकिन है क्या कि यहाँ पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो हीट करते हैं, तो वाटर का कहीं पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ भी कुछ ड्रॉप वाटर के डाले गए ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना? हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ रोल में नहीं आ रही है, तो इस कारण से यहाँ पे रिएक्शन वो जो गैसियस फेस वाला जो था वो ऑर्डर यहाँ माना जाएगा, ठीक। तो ये बताओ, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ रोल में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर कहीं भी नहीं है, एक्वा सोल्यूशन में रिएक्शन को नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना? मेटल को सीधा X2 के एटमॉस्फेयर में लेके हीट किया गया है, तो इस कारण से वाटर कहीं भी रोल में नहीं है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रोल में नहीं आएगी, तो इस कारण से जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं आएगी। अब ये बताओ, लिथियम, ध्यान समझना चीज को, ठीक ना? एनसीईआरटी तो बस इस चीज को लिख देता है, एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हम याद तो कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन चीजों को समझते भी चलें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, इसमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इसमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सीसियम की है, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है, ठीक है ना? तो सीसियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि कम है, इस कारण से सीसियम जो है वो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज कर देगा, तो सीसियम इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज कर देगा। तो 0 से +1 में सबसे जल्दी कौन जाएगा? सबसे जल्दी जाएगा सीसियम, और सबसे मुश्किल से कौन जाएगा? सबसे मुश्किल से जाएगा लिथियम, ठीक है ना? तो इस कारण से जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा सीसियम की हो जाती है और सबसे कम लिथियम की हो जाती है, ठीक। अगर यही एक्वा सोल्यूशन में हो रहा होता तो उस केस में थोड़ा कुछ पूरा सीन चेंज हो जाता, क्यों? क्योंकि भाई उस केस में लिथियम का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे ज्यादा होता है, तो लिथियम सबसे आगे भाग गया था। लेकिन यहाँ क्योंकि वाटर का कोई रोल ही नहीं है, वाटर यहाँ पे प्ले में आ ही नहीं रहा है, वाटर इस गेम में एंट्री नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगी नहीं। भाई लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों था? लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी का कोई रोल ही नहीं है, इस कारण से रिएक्टिविटी सबसे कम लिथियम की हो जाती है और सबसे ज्यादा जो है वो सीसियम की हो जाती है। तो ये था भाई आपका रिएक्शन विद हैलोजेंस, यानी कि रिएक्शन विद X2, ठीक ना? X2 के साथ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपका थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, लेकिन इसको भी मैं यहीं पे ले रहा हूं, ठीक है ना? लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी बाय बॉर्न-हेबर साइकिल। तो बॉर्न-हेबर साइकिल के द्वारा लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन। तो इसमें आप देखें, आपका जो सोडियम है, जैसे वो पीछे जो रिएक्शन था, जो मेटल है, इसको हाफ Cl2 गैसेस के साथ जब ट्रीट किया गया, हीट किया गया, तो ऐसे केस में आपको NaCl सॉलिड बन गया। अब इस केस में जो एंथैल्पी चेंजेस को बोलते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन। डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होता है? जब 1 मोल आयनिक सॉलिड को फॉर्म किया जाता है बाय इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट। सोडियम एलिमेंटल स्टेट यानी कि सॉलिड में होना चाहिए, क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट यानी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो जो एंथैल्पी चेंज है इसको डेल्टा H फॉर्मेशन हम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा है हेस लॉ, तो यहाँ पे इसको मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ के चलेंगे। तो ये बताओ, Na सॉलिड से पहले Na गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है भाई? सब्लिमेशन एनर्जी से सॉलिड गैस में चला जाएगा। अब Na गैसियस से Na+ गैसियस बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी या जो एनर्जी दी जाएगी, इस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो Na से Na+ में चला गया, ठीक है ना? Na+ गैसेस बन गया। भाई आपको सोडियम से सोडियम प्लस बनाना है और Cl से Cl- बनाना है, तो सोडियम से सोडियम प्लस बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं,
लेकिन वहां पे जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस होना चाहिए। और फिजिकल स्टेट गैसेस होने के लिए आपको सबसे पहले इसको गैसेस स्टेट में भेजना पड़ेगा, जिसके लिए डेल्टा एच आपका सब्लिमेशन आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां से हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, क्योंकि भाई हाफ मोल लिया है तो एनर्जी भी हाफ लगेगी, तो हाफ डेल्टा एच डिसोसिएशन। तो ये जो Cl2 है टूट जाएगा और Cl गैसेस 1 मोल Cl गैसेस आपको मिल जाएगा। फिर Cl जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? सोडियम से मिला। तो Cl जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच इजी एंथैल्पी चेंज यहां पे मिल जाएगा। तो आपको Cl माइनस और Na मिल गया। अब Na प्लस गैसेस और Cl माइनस गैसेस मिलकर जब NaCl बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब हमने पढ़ा है हेस लॉ, थर्मोडायनेमिक्स में एक रूल पढ़ा है हेस लॉ। थर्मोडायनेमिक्स मेरे ख्याल से आप लोगों का होने ही वाला होगा, या हो सकता है हो भी गया हो, या हो सकता है होने वाला हो, ठीक ना। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें एक लॉ पढ़ते हैं आप हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या होता है? हेस लॉ भी बता देते हैं आपको। जैसे एक रिएक्शन हुई जिसमें आप ए से बी गए, ठीक है ना। ए रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है सपोज। फिर सपोज दैट इसको आप दूसरे पाथ से लेके गए A to B, जैसे A से C, C से D एंड D से B, इस तरह से आप A से अगेन B तक पहुंच गए, ठीक है ना। तो नेमत अली पूछ रहे हैं सर डिसोसिएशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में क्या डिफरेंस है? देखो डिसोसिएशन एनर्जी में हम बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी में बॉन्ड्स को तोड़ते नहीं है। डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी किसके लिए वैलिड होता है? आयनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और डिसोसिएशन एनर्जी में हम 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ब्रेक करते हैं, जबकि यहां पे एक तरह से बोल सकते हो आप 1 मोल आयनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ये डिफरेंस इसमें आपको मिलता है। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पे हेस लॉ में बता रहा था आपको, तो डेल्टा H1 A से B गया। अब A से C में आप आए तो डेल्टा H2 C से D मान लो डेल्टा H3 है, और D से B मान लो डेल्टा H4 है। तो हेस लॉ ये बोलता है, क्योंकि एंथैल्पी जो है एक स्टेट फंक्शन है, तो A से B में एनर्जी कंजर्व है, तो A से B में जो डेल्टा H1 होगा, ठीक है ना, A से B में, और इसको अगर आप टुकड़ों में तोड़ के भी लेके आए तो इनका जो समेशन होगा वो इसके बराबर होगा। यानी डेल्टा H1 बराबर हो जाएगा डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। इसको बोलते हैं हेस लॉ। इसको क्या बोलते हैं? हेस लॉ, ठीक। तो ये हेस लॉ। अब हेस लॉ अगर यहां पे आप लगाते हैं तो हेस लॉ अगर आप लगाएंगे तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H EG प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी, डेल्टा H लैटिस एनर्जी, ये आपको मिल जाएगा। अब बोलोगे ये सर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, या इसका यूज क्या है? बॉर्न-हेबर साइकिल का यूज क्या है? तो बॉर्न-हेबर साइकिल का जो सबसे बड़ा यूज है वो ये है कि बॉर्न-हेबर साइकिल से ही हम लोग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी को प्रैक्टिकली या किसी एक्सपेरिमेंट से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सारी जो एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा H फॉर्मेशन है, डेल्टा H सब्लिमेशन है, आयोनाइजेशन है, डिसोसिएशन है और डेल्टा H EG है, इनको आप प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं या लैब में हम इनको बता सकते हैं, ठीक। लैटिस एनर्जी को हम डायरेक्टली लैब में नहीं बता पाते हैं, तो ये इन सब की वैल्यू तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। और अगर इन सब की वैल्यू हमें पता है, इन सब की वैल्यूज अगर हमें पता है, तो बॉर्न-हेबर साइकिल बनाकर हम लैटिस एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं रिपीट कर देता हूं, ये बाकी सारी जो एंथैल्पी चेंजेस है इसको हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके कैलोरीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो लैटिस एनर्जी है इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको आप बॉर्न-हेबर साइकिल बनाकर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली ही निकाल सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब कुछ मटेरियल्स बनाएंगे, कुछ मटेरियल्स या जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको कई जगह पर मिलेगा, वो ये कि
आयनिक सॉलिड्स का जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है इज मोस्टली नेगेटिव। मोस्टली क्या, लगभग हर केस में नेगेटिव ही होता है। जब भी कोई आयनिक सॉलिड बनता है तो डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव होता है। पीछे देखें, यहां पे जब NaCl का फॉर्मेशन हुआ तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक्सप्लोजन हुआ था यहाँ पे, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही थी, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे जैसे ही वो एक्टिव पानी डालेगा थोड़ा सा रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तुरंत एक्सप्लोजन होगा, हुआ ना एक्सप्लोजन, तो तुरंत यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी डेल्टा एच नेगेटिव है इस रिएक्शन का। अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आयनिक सॉलिड्स का जब फॉर्मेशन होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये नेगेटिव इसलिए होता है कि बाकी सब जो है, भाई देखो डेल्टा एच सब्लिमेशन ये पॉजिटिव होगा, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, डिसोसिएशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है, और लैटिस एनर्जी जो है दिस इज हाईली नेगेटिव। लैटिस एनर्जी हाईली नेगेटिव होती है जब किसी आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, और इसी कारण से जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है ये हमेशा नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो आयनिक सॉलिड का जब फॉर्मेशन होता है, तो आयनिक सॉलिड्स का जब फॉर्मेशन होता है, जैसे NaCl है या दूसरे भी कोई आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है ना, हाइड्राइड्स हैं या सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, इस तरह से जितने भी आयनिक सॉलिड्स जो बनते हैं तो उनका डेल्टा एच फॉर्मेशन मोस्टली नेगेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, जो ओवरऑल इस इक्वेशन को, ओवरऑल इस समेशन को नेगेटिव कर देता है, और डेल्टा एच फॉर्मेशन आपको नेगेटिव मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोई कंफ्यूजन, कुछ दिक्कत या कोई परेशानी होगी, कोई मन में सवाल उठ रहा होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चैट सेक्शन आपके सामने है, ठीक है ना। आप लोगों को बिल्कुल बस टाइप कर देना है जो भी आपके डाउट्स हैं, तो उसको जो है यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस में एक बहुत अच्छी सुविधा आपके पास रहती है, बाकी सब में तो अगर ऑफलाइन क्लास है तो आपको बोलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऑफलाइन क्लास में इतनी सुविधा है कि आपको सिर्फ टाइप करना है, बोलना भी नहीं है कुछ। तो इसीलिए कोई भी अगर डाउट होगा तो बिल्कुल आप उसको चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, संजीवनी पूछ रहे हैं। यस, अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑलवेज नेगेटिव, और अगर तोड़ रहे हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे समझो इस चीज को, अब क्वेश्चन पूछा है तो बता देते हैं। जैसे आपका NaCl सॉलिड से, मान लो, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि किस वे में आपके सामने रखा जा रहा है लैटिस एनर्जी को, ठीक है, समझना है इस चीज को। लैटिस एनर्जी जो है वो आपके सामने किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल, जैसे NaCl सॉलिड को लिखा Na+ गैसियस और Cl- गैसियस, ठीक। तो यहाँ पे लैटिस को तोड़ रहे हैं, और लैटिस को तोड़ेंगे तो लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दिस विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। ऐसे केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन मतलब कि जैसे यहां था Na+ गैसियस, Cl- गैसियस, ये दोनों मिलकर NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो भाई जब ये दोनों अप्रोच करेंगे, बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। तो ऐसे केस में यहां जो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी है, दिस विल बी नेगेटिव ऑलवेज। कहने का क्या मतलब है, शॉर्टकट में बोलूं मैं तो, लैटिस का फॉर्मेशन अगर होगा, सॉलिड अगर बनेगा, तो लैटिस एनर्जी इज नेगेटिव ऑलवेज। एंड अगर आप तोड़ रहे हैं इसको, इसका रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं, इस तरह का से रिएक्शन लिखी हुई है, तो उस केस में डेल्टा एच लैटिस एनर्जी ही होगी, बस वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। अंजलि कुमारी कुछ पूछ रही है, एनर्जी गिवन टू सिस्टम इक्वल टू पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव डॉट एनर्जी रिलीजेस इक्वल टू नेगेटिव। अच्छा, आप लिखना ये चाह रहे हैं कि एनर्जी गिवन टू सिस्टम तो पॉजिटिव एंड एनर्जी रिलीजेस तो नेगेटिव। सही है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं। अगर ये आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब ये है एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, मींस एनर्जी आप दे रहे हैं, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तब रिएक्शन होगी, मींस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसा है आपका, एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। कोई और कंफ्यूजन होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स।
तो नॉन मेटल की रिएक्शन भी यहाँ पे लिखी है आपके सामने, हालांकि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो एल्कली मेटल्स होते हैं, तो जैसा कि आपने देखा O2 के साथ, N2 के साथ, ठीक। अच्छा ये बताओ, मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पिछले क्लास में थोड़ा रिवाइज भी करते चलना है। ये बताओ लिथियम O2 के साथ क्या बनाता है, ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या पता अगले नीट में यही आ जाए, एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ लिखा है इसके बारे में। तो लिथियम जो है ये ऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है? तो लिथियम जो है ये ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, ये पिछले क्लास में बताया था। इसके बाद जो आपका ये नाइट्रोजन है, तो N2 के साथ सारे अल्कली मेटल रिएक्ट कर रहे थे क्या? N2 के साथ सारे अल्कली मेटल रिएक्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ कौन रिएक्ट कर रहा था, लिथियम। लिथियम नाइट्रेट बनता है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट नहीं बनते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होते हैं, ठीक। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 के साथ क्या बन रहा था? तो कुछ भी दिमाग में नहीं है तो हाइड्राइड बोल देना, ठीक है ना, कि जो एल्कली मेटल्स है ये H2 के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अच्छा इसके बाद हमने आज देखा हैलोजेंस X2, तो X2 के साथ ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, जिसमें रिएक्टिविटी और बहुत सारी चीजों की आपने बात की, ठीक। और इसी तरह से ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये दूसरे नॉन मेटल्स के साथ भी करस्पॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे फास्फोरस के साथ फॉस्फाइड बनाएंगे। ये रिएक्शन पी ब्लॉक में है। देखो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी में नहीं है, एस ब्लॉक में नहीं है, पर ये पी ब्लॉक में है, ठीक है ना। पी ब्लॉक में रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ विद मेटल्स, उसमें दिया हुआ है, ठीक। तो पी ब्लॉक में आपको मिल जाएगा। आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के साथ ये मेटल के आर्सेनाइड बना लेते हैं। एंटीमनी, तो मेटल के स्टिबनाइट या एंटीमोनाइड बोलते हैं, ये बन जाता है। सल्फर के साथ करस्पॉन्डिंग सल्फाइड, सेलेनियम के साथ सेलेनाइड और टेलुरियम के साथ टेलुराइड। तो इस तरह के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स बनाते हैं। हाँ निमत अली सही बोल रहे हैं। संजीवी लिखते हैं सर यहाँ सोडियम प्लस होने में Eg नेगेटिव क्यों है, प्लीज एक्सप्लेन। सोडियम प्लस होने में Eg मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करे भाई संजीवनी राज, क्या लिख रहे हैं? Eg क्या चीज, Eg ये IE है, Eg नहीं है। डेल्टा H Eg जो है, Eg अगर आप पूछ रहे हैं तो Eg क्लोरीन के लिए लिखा हुआ है, सोडियम के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो क्लोरीन से क्लोरीन माइनस से बना है, तो डेल्टा H जो रिलीज हुआ वो डेल्टा H Eg जो है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। और आपको पता है भाई क्लोरीन या जब कोई नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है ना, मोस्टली जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्कली मेटल। एक चीज आप ध्यान दें, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, नीट के सिलेबस में। पिछले आप 5-6 साल के अगर पेपर देखते हैं, 5-6 नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2-3 साल के अगर पिछले नीट के अगर आप पेपर देखते हैं तो उसमें आप देखना कि वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसमें जो यूजेस हैं, जैसे कहीं लिखा है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ एल्कली मेटल, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। इसके अलावा यूजेस ऑफ H2SO4, नाइट्रिक एसिड, उनके जो यूजेस हैं, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन पूछता है। और उसमें भी NCERT से ही वो डायरेक्ट लाइन जो है उठा के लिख देता है। अगर आप थोड़ा और पहले जाएंगे, पिछले 5 से 10 साल या उसके पहले 15 साल पहले के जो क्वेश्चंस थे, उनमें ये यूजेस वगैरह नहीं पूछते थे, कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछते थे। आजकल के जो ट्रेंड बन गए हैं वो यूजेस ज्यादा पूछते हैं कि लिथियम इज यूज्ड फॉर विच, ठीक है ना, इस तरह से पूछते हैं। तो इस कारण से ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजेस को पढ़ना, ठीक है ना। नाउ अंडरस्टूड सर, मुझे कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है संजीवनी, ठीक है ना, समझ गया, अच्छी बात है। अब देखो इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में जो यूजेस वाला पोर्शन है उसको आप स्किप ना करें। उसको हम स्किप करें तो भाई यूजेस है, कौन याद रखेगा इतना, ठीक है ना, कौन पूछता है यूजेस, नहीं, आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है ना, खासकर जो जितने एनसीईआरटी में है। तो इसीलिए जो यूजेस, जहां यूज ऑफ कुछ भी एल्कली मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल, एसिड्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जहां जहां यूजेस हैं वो सारे आपको स्टडी जरूर करने हैं। उसको आप लिखेंगे, जहाँ पे पढ़ें, बार बार याद करें कि इसको जैसे इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज करते हैं या जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन ही जो है आप देखेंगे यही सब स्कोर को आजकल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ काफी आगे
जा रहा है। तो इसीलिए ये जो यूजेस हैं, हालांकि मैं आपको ये स्लाइड में भी दे रहा हूं, एक बार मैं समझा भी दे रहा हूं सारे यूजेस। इन यूजेस को याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक। समय भी है आपके पास, हर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे तो आपको जो है यूजेस धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। तो अल्कली मेटल के यूजेस देख लें, ये एनसीईआरटी में सारे यूजेस हैं आपके। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम के कई सारे एलॉयज बनते हैं जिनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे बेरिंग्स हैं और आपके आर्मर प्लेट्स हैं, ठीक है ना। तो लिथियम जो है, लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल एलॉयज। यूजफुल एलॉयज जो है बनाना पड़ता है। अंजलि कुमारी लिखी है, सर यूजेस याद रखने का कोई टिप्स बताइए ना। देखो यूजेस को ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में सिर्फ यूजेस भरे पड़े हैं बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं पर यूजेस हैं, जैसे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन है, यूजेस ऑफ पेरोक्साइड्स हैं, यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में आप जाएंगे तो यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। कुछ कुछ यूजेस कहीं कहीं पे दिए हुए हैं। तो जितने एनसीईआरटी में दिए हैं उतने ही आप याद करें, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और याद रखने का अब ट्रिक भी बहुत ज्यादा अगर लिख देंगे तो भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बार बार पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हमें चीजें याद होने लगती हैं। तो अभी आप चिंता ना करें, बार बार आप देखेंगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। पेशेंस रखें। तो इसमें जो आपका लिथियम है, तो लिथियम जो है इसको एलॉयज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको लेड के साथ मिक्स किया जाता है। ध्यान रखना, इसको किसके साथ मिक्स करते हैं हम लोग? लेड के साथ, ठीक है ना। लेड के साथ ये व्हाइट मेटल बनता है, इसको व्हाइट मेटल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए छोटा सा, व्हाइट मेटल किसका एलॉय है? तो आप बोल देंगे लिथियम और लेड का एलॉय है। हालांकि दूसरे भी होते हैं, जिंक, बिस्मथ, ये सब भी होते हैं, पर जो एनसीईआरटी में वही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और ये जो व्हाइट मेटल है इसको यूज करते हैं फॉर मोटर इंजन। अब देखो ये तो प्योरली थोड़ा सा याद रखने वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो मोटर इंजन, एल्यूमिनियम के साथ इसको यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उसको बनाने के लिए। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट जो है वो हवा में, क्योंकि उसको उड़ना है, तो हवा में अगर उड़ना है तो वेट को कम रखना है। तो वेट को कम रखना है तो एल्यूमिनियम जो है हम यूज करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम एक हार्ड मेटल भी है और लाइट भी होता है, ठीक। और मैग्नीशियम के साथ जो है आर्मर प्लेट्स बनाते हैं, आर्मर, ठीक है ना। आर्मर मतलब जैसे जिसको पेनिट्रेट करना मुश्किल हो, ठीक है ना, उनको उन ऐसे मेटल्स या ऐसे सब्सटेंस को आर्मर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आर्मर प्लेट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद लिथियम को यूज करते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान भी लिथियम को यूज करते हैं, क्योंकि जब इन पे बम्बार्डिंग की जाती है अल्फा रेज या बीटा रेज की, तो ये दूसरे आइसोटोप्स या दूसरे में एलिमेंट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद लिथियम इज ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जैसे आपने बोला लिथियम की बैटरीज वगैरह बनती है, लिथियम बैटरीज बनाने में काम में आता है। इसके बाद सोडियम इज यूज टू मेक अ सोडियम लेड एलॉय नीडेड टू मेक टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड, ठीक है ना। ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, TeL बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? TeL, तेल नहीं, TeL, टेट्रा इथाइल लेड। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। दीज ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स, टेट्रा एल्काइल लेड भी बोल सकते हैं। दीज ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स वर अर्लियर यूज्ड एज एंटी नॉक एडिटिव्स टू पेट्रोल। इनको पेट्रोल में डालते थे, एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं, जिसको समझाता हूं मैं क्या होता है। बट नाउ डेज व्हीकल यूज्ड लेड फ्री पेट्रोल, जो बात करते हैं ना एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। अगर आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप चलाते होंगे, तो जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो दो तरह का पेट्रोल मिलता है, एक नॉर्मल और एक जो है 2-3 रुपए महंगा, यानी कि बोलते हैं ना वो एक्स्ट्रा प्रीमियम या पावर या इस तरह से कुछ कुछ नाम दे देते हैं। तो वो जो है, वो जो पेट्रोल होता है वो लेड फ्री पेट्रोल है, तो उसमें जो है नॉकिंग नहीं आती है। अब नॉकिंग क्या चीज है कि ये जो गैसोलीन, ये जो आपका पेट्रोल या जो फ्यूल है, तो ये एक आईसी इंजन आपके सामने है, इंटरनल कंबशन इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो इसमें होता क्या है कि 4 स्ट्रोक्स होते हैं। हालांकि इसके वर्किंग पे मैं नहीं जा रहा हूं। यहां से फ्यूल और एयर का एक मिक्सचर आता है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको बताता हूं। यहां से ये इनटेक हुआ, इनटेक होने के बाद फिर यहाँ कंप्रेशन होता है, फिर यहाँ पे स्पार्क प्लग बंद करता है। तो जब ये फ्यूल जलता है, तो अगर इमैच्योर कंबशन होता है, तो ऐसे केस में ये इसके ऊपर स्ट्राइक करता है। ये जो आपका ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन पर ये स्ट्राइक करता है, ठीक।
तो इस पिस्टन में जब स्ट्राइक करता है तो इससे खटखट आवाज आती है या एक नॉकिंग साउंड हमें मिलती है, ठीक है ना। पेट्रोल के केस में, जो पेट्रोल पहले यूज करते थे हम, तो ऐसे केस में नॉकिंग बोलते हैं और इससे धीरे धीरे इंजन जो है वो आपका खराब हो जाता है, इंजन जो है वो खराब हो जाता है। तो उस नॉकिंग को कम करने के लिए, ये जो इमेच्योर कंबशन है इसको हटाने के लिए, जैसे इसके ऊपर ही समझो कि एक हथौड़ा मार दिया है भाई, जब ये आपका जब यहाँ पे फ्यूल जलेगा तो फ्यूल जलेगा पिस्टन को नीचे करेगा, और जब पिस्टन को नीचे करेगा तो इधर पहिया आपका रोटेट होगा। तो यहाँ पे जब आपका ये फ्यूल यहाँ पे कंबस्ट करता है तो होता क्या है कि जैसे ऊपर से इसके ऊपर किसी ने हथौड़ा मारा है, ठीक है ना, तो इस तरह से जो है यहाँ पे एक नॉक साउंड आती है। तो इस चीज को कम करने के लिए, इसको इमेच्योर कंबशन बोलते हैं, इसको कम करने के लिए, हटाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड डाला जाता है, जिसको एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। ये जो है इमेच्योर कंबशन को हटा देता है या नहीं होने देता है, जिसके कारण एक यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ता है और नॉकिंग आपको नहीं मिलती है, ठीक ना, नॉकिंग आपको नहीं मिलती, खटखट जैसे कोई साउंड यहाँ पे हमें नहीं आती है, ठीक है ना। तो खैर काम की चीज इतनी सी है कि भैया एंटी नॉकिंग एजेंट पूछ ले, टेट्रा इथाइल लेड या इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भाई लिक्विड सोडियम यूज करते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पोटेशियम हैज वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पोटेशियम का काफी यूज है, जो कि आप पढ़ते भी हैं बायोलॉजी में, ठीक है, सेल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सोडियम पोटेशियम और काफी सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पोटेशियम का काफी यूज होता है। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये भी ध्यान रखना है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि फर्टिलाइजर्स में किस केमिकल का यूज होता है तो आप बोल देना KCl। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। ये सॉफ्ट सोप क्या होते हैं, जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो आपके जो सोप्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके सोप्स होते हैं, इनमें जो पोटेशियम सॉल्ट जब लेते हैं, पोटेशियम के जब फैटी एसिड्स लेते हैं तो उनको सॉफ्ट सोप बोलते हैं। तो यहाँ पे सोप दैट इज लिक्विड और इजिली सॉल्युबल, यूजुअली मेड बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन विद पोटेशियम इंस्टेड ऑफ मोर टिपिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह जो है हम यहाँ पे सैपोनिफिकेशन करवाते हैं एस्टर्स का बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे कोई एस्टर है RCOR-, इसकी रिएक्शन जब आप KOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस प्लस R-O माइनस, ठीक है ना, ये बनता है। ये जो है आपका ये सोप होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोप, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सोप। एक सॉफ्ट सोप का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, एक तरह से एस्टर का हाइड्रोलिसिस है। तो पोटेशियम को यहाँ पे यूज किया जाता है सोप बनाने में। इसके बाद इट इज यूज्ड एज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक एब्जॉर्बेंट भी होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। अंजलि क्या पूछ रहे, कल वाले एग्जाम में बायोलॉजिकल फ्लूइड का क्वेश्चन भी था, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन जो था ना कि बायोलॉजिकल में सबसे ज्यादा केमिकल कौन सा एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट कौन सा होता है आपका, पोटेशियम। जो सही आंसर था उसका वो क्या था, पोटेशियम। तो यही क्वेश्चन एज इट इज आया। तो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि वो लोग NCERT से यूजेस वगैरह ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सोच होता है कि भाई कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ लें, बाकी यूजेस वगैरह कौन पूछता है आजकल, ठीक है ना। पर यही सब क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए यूजेस वगैरह आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए जाएंगे। CCM की बात करें, और इसलिए मैंने आपको यहाँ टाइम भी दिया है, ठीक है ना, और एक स्लाइड में आपको ये सब लिख के भी दिया है कि आप सब इस चीज को पढ़ें और इसको याद रखें। अगर ये छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कोई, ठीक ना, तो भाई छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। तो इसीलिए ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएं। CCM को बनाते हैं यूज इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल को बनाने में CCM मेटल काम में आता है। ऐसा इसका रीजन भी है कि CCM की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो CCM बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भाई मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी आपको करंट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस कारण से क्योंकि CCM का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। अब देखो इस पे भी क्वेश्चन आया है, हालांकि
पिछले के पिछले साल आया, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है, तो ध्यान समझेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या चीज है, व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी मींस स्टेबिलिटी टुवर्ड हीट, स्टेबिलिटी टुवर्ड हीट, हीट के टुवर्ड स्टेबिलिटी को आप बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसको मैं हीट एनर्जी देता हूं, कौन सी एनर्जी देता हूं? हीट एनर्जी। तो अगर मैं किसी कंपाउंड को हीट एनर्जी सप्लाई करता हूं और हीट देते ही अगर वो टूट गया, डिकम्पोज कर गया, ठीक है ना, वो क्या हो गया? डिकम्पोज कर गया, तो हम बोलेंगे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ठीक। और हीट दिया आपने और बहुत ज्यादा हीट दिया तब जाके डिकम्पोज किया, या डिकम्पोज किया ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब कि जो जितने कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाएगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, जो जितने ज्यादा टेम्परेचर पर डिकम्पोज करेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक ना। इसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। पहले तो आयनिक को तो छोड़ दो, पहले मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में समझा दूं, क्योंकि पिछले के पिछले साल क्या होता है, इस साल 2020 का तो नीट अभी कल ही हुआ है, और इसके पिछले साल यानी 2019 में कोवेलेंट कंपाउंड से थर्मल स्टेबिलिटी आया था। तो कोवेलेंट कंपाउंड से केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, वो वही क्वेश्चन लेता हूं मैं जो नीट में आया है। क्वेश्चन है H2O, H2S, H2SE और H2T, ठीक ना। ये नीट का ही क्वेश्चन है 2019 का, नीट 2019। इसमें आपसे पूछ ले कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप यहां पे देखेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो यहां पे अगर आप देखो H2O में ओवरलैपिंग, कोवेलेंट कंपाउंड में आपको ओवरलैपिंग देखना। भाई बॉन्ड एनर्जी कैसे देखोगे? ओवरलैपिंग से ही देखोगे, जहां पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी आप बोलोगे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप ओवरलैपिंग देखते हैं तो यहाँ 1s2p, यहाँ पे 1s3p, यहाँ पे 1s4p और यहाँ पे 1s5p की ओवरलैपिंग हुई है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहाँ मिलेगी आपको? 1s2p में मिलेगी, और 1s2p में अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी आपको H2O की मिलेगी, और सबसे कम कहाँ मिलेगी आपको? H2TE की मिलेगी। तो अगर अब देखो इसी में पूरा खत्म हो गया है, कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ बचा ही नहीं। अगर आपसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछेगा कि ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा है, कम थर्मली स्टेबल कौन सा है, तो आप ओवरलैपिंग देखेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूं, बताओ भाई HF, HCl, HBr और HI, HF, HCl, HBr और HI, फटाफट मुझे आप बताएं, ठीक है ना। देखते हैं पहले आंसर किसका आता है, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड भी आपका होना चाहिए, क्वेश्चन इजी होते हैं, स्पीड होना चाहिए। तो HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका है? तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है HF। सबसे सीधा सा आंसर क्या है? HF। क्यों? तो ये 1s2p की ओवरलैपिंग है, HI में 1s5p की ओवरलैपिंग है, तो HI जल्दी टूट जाएगा, HF उतनी जल्दी नहीं टूटेगा, डिकम्पोज नहीं करेगा उतनी जल्दी। इस कारण से HF की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। भाई 1s2p की ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। तो इस कारण से वैसे आज का टाइम खत्म हो चुका है, ये काफी लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अगली क्लास में ही समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना। ये तो हमने बात की कोवेलेंट कंपाउंड की। अब बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, क्वेश्चन दे देता है कि NaCl, KCl थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जब क्वेश्चन दे देगा आपसे Na2CO3 और K2CO3 ज्यादा थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है ना। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी एंड पोलराइजेशन, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी में लैटिस एनर्जी डोमिनेट करता है तो किसी कंपाउंड से पोलराइजेशन डोमिनेट करता है। कौन किसके ऊपर कब डोमिनेट करेगा, तो दो केसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आयनिक सॉलिड्स में थर्मल स्टेबिलिटी को आप कैसे कंपेयर करेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे एक्सप्लेन भी होती हैं, रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। तो आज ही क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड से, ठीक है ना।
और फिर हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, सोडियम के कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।